ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस सर। ओके, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5। और इस एग्जाम्पल 2.5 में हमें देखो एक वेक्टर ए गिवन है जिसकी वैल्यू है 2i माइनस 8j प्लस के। इसी तरह से एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी की वैल्यू हमें गिवन है 3i माइनस 4j माइनस 12k। दोनों वेक्टर्स दे दिए और हमें फाइंड करने को कहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए, find the projection of A in the direction of B। क्या मतलब है इसका? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी का क्या चीज फाइंड करेंगे हम? सर आपने इसके बारे में पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर ए हो, उसका कोई भी हम लोग अगर फॉर एग्जांपल हाइपोटेन्यूस लेते हैं, तो अगर उसका फॉर एग्जांपल अगर शेडो ए पे आ रहा है तो ऐसा लगेगा कि उसका प्रोजेक्शन दूसरे वाले वेक्टर पे आ रहा है। बिल्कुल सही है, और यही असल में जो है वो डेफिनेशन थी हमारी डॉट प्रोडक्ट की। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है वो एक दो वेक्टर्स बनाए हुए ए एंड बी। सो अगर मैं जो है वो उसको इस तरह से लिखता हूँ कि ए डॉट बी, और असल में ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वो बराबर ही होते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेते। सो फॉर एग्जांपल अगर इस वेक्टर ए के मैं कंपोनेंट बना दूं, तो एक मेरे पास कंपोनेंट आ जाएगा जो कि बी के साथ परपेंडिकुलर होगा, और एक मेरे पास ए का कंपोनेंट होगा जो कि आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी। सो ये आ गया ए का एक्स कंपोनेंट और ये हो गया हमारे पास ए का वाई कंपोनेंट। तो हमें क्या कहा है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए। सो ए के हमारे पास दो प्रोजेक्शन आ गए, एक प्रोजेक्शन जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी है, और एक प्रोजेक्शन मेरे पास आया दैट इज परपेंडिकुलर टू द बी। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इन दी डायरेक्शन ऑफ बी। सो असल में हमें जो है वो ये चीज फाइंड करने को कही है इस सवाल के अंदर। सो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करूं ए डॉट बी, दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और ए बी कॉस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बी मल्टीप्लाई बाय ए कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक बात? तो फिर इसका ये भी मतलब होगा कि ये बी ए कॉस थीटा हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, इसका ये भी मतलब होगा। पर मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा बिकॉज मुझे असल में ये चीज़ें जो कि फाइंड करनी है ये हमारी क्वेश्चन के अंदर अननोन है। अननोन दैट इज ए एक्स। सर ये अननोन वाली बात समझ नहीं आई। देखो सवाल गौर से पढ़ो, सवाल में कहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ मैंने जो डायग्राम बनाई है, डायग्राम में देखो मैंने ए को स्प्लिट कर दिया इनटू टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ऐसा आया जो कि बी के परपेंडिकुलर है, और एक कंपोनेंट वो आया जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी है। तो सवाल के अंदर ये बोला है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ए का वो प्रोजेक्शन निकालना है, ए का वो कंपोनेंट निकालना है जो कि बी के डायरेक्शन में। तो अब यहाँ डायग्राम में देखो बी की डायरेक्शन में ए एक्स वाला कंपोनेंट आ रहा है, तो उसका मतलब है असल में हमें ए एक्स फाइंड करना है, और ए एक्स हमें पता है बराबर होता है ए कॉस थीटा के। ठीक है यहां तक? यस सर। ओके, सो जब हम ए कॉस थीटा फाइंड कर रहे हैं तो मेरे जो इक्वेशन होगी जो कि मैं यूज करूंगा, अब यहाँ पे देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए बी लिखे हुए दोज आर दी वेक्टर्स। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास लिखे हुए दे आर दी मैग्नीट्यूड्स। सो ए कॉस थीटा। सो इसको तो एक्चुअली मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। मैं ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके चला जाता हूँ। तो मेरी जो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी दैट ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये इक्वेशन समझ आ गई? सर ए डॉट बी कैसे इन दोनों की इक्वल हो गया? देखो ये तो ऊपर हमने फॉर्मूला किया था ना डॉट प्रोडक्ट का, कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर होता है। ओके सर, सही ठीक है, है। ओके।
अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, ये वेक्टर बी है और ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये इक्वल होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर के। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन थी। इसको हम जो है वो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं और ए कॉस थीटा जो है वो फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में देखो, ओ आई माइनस ए जे प्लस के। ठीक है, इन वैल्यूज को जो है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2i माइनस 8j प्लस के, और वेक्टर बी की वैल्यू देखो क्या है क्वेश्चन में, 3i माइनस 4j माइनस 12 के। ठीक है, और डिवाइड हमें किससे करना है, बी 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 से से नहीं करना है, करना। देखो गौर से देखो, किससे करना है, बी के मैग्नीट्यूड से। बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो बी का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें, हम लोग इस फॉर्मूला बी का जो हमने यहाँ पे लिखा है 3i वाला, उससे से निकलेगा। मैग्नीट्यूड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज -4 स्क्वायर एंड जेड कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज -12 स्क्वायर, और इसका पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर चेक करके बताओ क्या आ रहा है। 169। 169, और उसका स्क्वायर रूट ले लो 13। 13। तो मेरे पास b का मैग्नीट्यूड आ गया इक्वल्स टू 13। तो मैंने यहाँ फॉर्मूले के अंदर जो b का मैग्नीट्यूड आ रहा था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में हमें एक्चुअली क्या करना है, वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिया। डॉट प्रोडक्ट लेते हुए हम क्या करते हैं, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जे आई से कंपोनेंट को, मल्टीप्लाई करते हैं जे। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और -8 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 से। ठीक है यहाँ तक। सर आप रिपीट कर देंगे कि मेरा नेट थोड़ा अनस्टेबल है आज। ओके, देखो मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताया कि हम आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, और के को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। फिर मैंने जे को जे से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 4 जार हो जाती है 32, और फिर मैंने जो है वो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया -12 से, तो मेरे पास आंसर आ गया -12। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 30। मेरा जो बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है जो कि मुझे फाइंड आउट करना था, दैट ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 26/13 दैट इज इक्वल टू 2। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। सर हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है और ऐसे सॉल्व करना है। देखो हमने, हमारे पास और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है। मैं नेक्स्ट पेज पे देखो फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। देखो ए और बी के अगर डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है तो हमारे पास ए डॉट बी में यहाँ दोनों वेक्टर्स आ गए, और ये हमारे पास हो गए दोनों मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस थीटा।
यहाँ एक ही फॉर्मूला है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब देखो उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें जो है वो फाइंड आउट करने को कही जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेक्टर ए दे दिया जाए, वेक्टर बी दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के। जो मेरा फाइनल आंसर आएगा मैं उसका कॉस इनवर्स ले लूंगा, तो मेरे पास इनके दरमियान एंगल आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अभी पिछला सवाल हमने किया कि हमसे कहा जाए कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सो हम यहाँ अगर इस तरह से सवाल पूछा है तो असल में हमें जो है वो बी एक्स फाइंड करने को कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर कहा जाता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जैसे कि पिछले सवाल में कहा था, तो वहां पर जो है वो हम ए एक्स फाइंड आउट करते। तो घुमा फिरा के एक ही सवाल में से कुछ भी वैल्यूज फाइंड आउट करने को कही जा सकती है। क्लियर है यहाँ सब तक? ये फॉर्मूला याद करना है तो उसमें से काफी चीजें लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर हम एमसीक्यूज के रेस्पेक्ट से देखें तो ये जो क्वेश्चन इतना लेंदी था ना, वो इतना लेंदी नहीं हो सकता। हो सकता है ए और बी दे दिए जाएं और हमें सिर्फ जो है वो ए डॉट बी निकालने को कहें, या फिर हमें जो है वो सिर्फ एक वेक्टर दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। शॉर्ट के अंदर पूछे जाएंगे। हम चैप्टर कंप्लीट की तरफ चले जाएं, उसके बाद हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि असल में हमें सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ओके सर। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके अंदर तुम मुझे खुद बताना कि कैसे करना है। मैं पेज नंबर 45 की बात कर रहा हूँ। पेज नंबर 45 देख लो और उसके अंदर प्रॉब्लम नंबर है हमारी 2.7 और सवाल को रीड करके अब मुझे तुम खुद डेटा फॉर्म करवाओ। सर यहाँ पे ए बताया कि ए 5i प्लस जे है और बी बताया कि 2i प्लस 4j है। हमें इनके बीच में से एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं? हम लोग ये कर सकते हैं कि ये ए बी कॉस थीटा करके हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही। देखो अभी मैंने पिछले यहाँ पे एग्जांपल दी ना कि वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया और हमें डायरेक्शन पूछिए। तो डायरेक्शन पूछने के लिए पूछी जो है हमें, वो हम इस फॉर्मूले की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम मुझे खुद सॉल्व कराओ, मुझे फॉर्मूला बताओ। ये होगा कि ए ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन। पहले तो ये फॉर्मूला आ गया। यस सर। ठीक है। सो अब ए मुझे जो है डॉट वो, बी है ना, हाँ ए डॉट बी है, उसके नीचे ए भी आ जाएगा बिल्कुल सही है। ये ऊपर जो और ए फिर बी है कॉस वो क्या इनवर्स चीज ले है? लेंगे। ये वो ए पूरा वेक्टर है ये ये दोनों पूरा वेक्टर है और जो नीचे ए बी है वो और क्या है? इनके मैग्नीट्यूड्स हैं। ये इनके मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है ए और बी तो मुझे गिवन है, मुझे सवाल सॉल्व करने के लिए इनके मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैं जो है वो यहाँ अलग से इनके मैग्नीट्यूड भी सॉल्व कर देता हूँ। मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ। 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है। इसका फिर हम लोग 26 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे ठीक है, तो 5.09 आएगा। दोबारा बताओ। हम लोग जब 26 का वो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर 5.09 आएगा। ठीक है। इसी तरह से मुझे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ 64 आएगा, फिर दोबारा देखो 64 क्या आएगा। फिर 20 आएगा, फिर 20 का फिर जब हम रूट लेंगे तो 4.47 आएगा। ठीक है। सो मेरे पास ये दोनों चीज़ें भी आ गई। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ। सो जब मैं पुट करूँगा इसके अंदर,
सो इट विल बी इक्वल टू ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने ए लिख दिया 5i प्लस जे डॉट 2i प्लस 4j डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 5.09 मल्टीप्लाइड बाय 4.47। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताओ। पहले हम लोग i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10i आएगा, फिर प्लस देखो देखो एक सेकेंड, जब हम i को i से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 को 2 से किया 10 आ गया। i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है और हम 1 यहाँ पे नहीं लिखते। ओके सर। फिर j को फिर 4j से करेंगे तो 4j आएगा। देखो फिर j आएगा, j नहीं आएगा, 1j आएगा। 4 आ जाएगा सर। ठीक है, ओके सर। डिनोमिनेटर बताओ मुझे। 22.75। ठीक है, सो 14 डिवाइडेड बाय 22.75 0.61। तो 0.61। अब थीटा निकालने के लिए क्या करें? कॉस इनवर्स लेंगे। बिल्कुल सही है, कॉस इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ 0.61 दैट इज इक्वल टू थीटा फिर 52.4 आएगा। 52.4 डिग्री। क्लियर है, समझ आ गया? यस सर। ओके, जल्दी से 2.8 भी मुझे बताओ। सर हमें 2.8 में वर्क डन बताना है। वर्क डन बताना है और गिवन क्या है मेरे पास? हमारे पास फोर्स गिवन है विच इज 3i प्लस 2j। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j और पोजीशंस गिवन है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बताई है ठीक है, और देखो दो, हाँ सही है। ये बता रहे कि ये 2 -1 से लेके 6 4 तक गए थे ग्राफ में। ठीक है, ओके, सो मेरे पास ये दो पोजीशंस आ गई ए और बी। देखो अभी मैंने बताया था कि पोजीशंस गिवन हो तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? हम लोग पहले इनको ग्राफ में प्लॉट करके फिर इनको माइनस करते हैं आपस में। ग्राफ में प्लॉट करना जरूरी नहीं है, मैंने वहां सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया था। ओके सर, फिर हम लोग 6 4 को फिर 2 - 1 करेंगे। बिल्कुल सही है, तो मैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दूं तो ये हो जाएगा 2i प्लस माइनस 1j माइनस 1j। इसी तरह से वेक्टर बी हमारे पास हो जाएगा 6i प्लस 4j। क्लियर है ये? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा मैं? b - a। बिल्कुल सही है, b माइनस ए। सो अब मुझे माइनस करवाओ 6i प्लस 4j। -2j 2 नहीं 6i - 2i होगा। ठीक है, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 4i। ठीक है, और 4j माइनस 1j, तो यहाँ दो दो माइनस आ रहे हैं तो क्या होगा? प्लस कर देंगे तो प्लस कर 5j। देंगे तो ये हो जाएगा 5j। तो ये मेरे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी की। अब मैं आसानी से वर्क डन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर ठीक देंगे। है, मल्टीप्लाई नहीं, डॉट प्रोडक्ट है ये। इसी तरह लिखेंगे। यस सर। ठीक है, सो अब मुझे बताओ आगे कैसे सॉल्व करूं मैं? 3i × 4। ठीक है, 3i को मल्टीप्लाई करेंगे 4i से तो हमारे पास 12 आ जाएगा। i हम नहीं लिखेंगे बिकॉज i मल्टीप्लाई बाय i 1 के बराबर होता है। देन 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 10। सो w फाइनली कितना आएगा? 22। क्लियर है अब? यस सर।
ठीक है, तो फर्दर इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। अभी हम जो है वो जल्दी से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, दैट इज दी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सर आपने जो पहले के 2 अभी न्यूमेरिकल आपने किए थे, तो आप उनके पिक्चर्स भेज दीजिएगा, मैंने इनको नोट डाउन नहीं किया है। ठीक है, मेरे पास शायद हमने जो पहला वाला किया था बुक की सॉल्व एग्जाम्पल, वो तो शायद डिस्कनेक्ट होने की वजह से सेव ना हुआ हो, मैं फिर भी देख लूँगा। और अभी वाले भी जो हम कर रहे हैं वो एज़ यूजुअल मैं सेंड कर दूँगा। ओके सर। क्लास के दौरान नोट मत किया करो, क्लास के दौरान सिर्फ समझ लिया करो, शॉर्ट्स में क्लास के फ़ौरन बाद सेंड कर देता हूँ। ओके सर। अच्छा, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। जिस तरह मैंने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर आता है। एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आता है। और जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी हमने अभी प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ी कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह से जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ और हमारा जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ऐसा प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, जिसमें ए भी हमारा वेक्टर है और बी भी जो है वो हमारा वेक्टर है। और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर साथ साथ इसमें आ जाता है, बिकॉज वहां हमारे पास कॉस थीटा आता था डॉट प्रोडक्ट के अंदर और कोई यूनिट वेक्टर नहीं आता था, बिकॉज जो आंसर है मेरा वो स्केलर था। यहाँ एक और एडिशनल चीज है, वो क्या है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए हमारे पास दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आ जाते हैं, देन साइन थीटा, और ये हमारे पास n आ जाता है, वेयर n इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b। हमें वेक्टर प्रोडक्ट में हमें इनके मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ, और जो रिजल्ट है मेरा वो याद रखना कि वेक्टर प्रोडक्ट में मेरा जो रिजल्ट है वो हमेशा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, सो ये मेरे पास जो है वो एक वेक्टर आया है रिजल्ट के अंदर, ए भी वेक्टर था, बी भी वेक्टर था, और जब मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया या वेक्टर प्रोडक्ट लिया तो मेरा जो रिजल्ट आया है इट इज ऑल्सो वेक्टर। अब जब ये वेक्टर है तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन भी होगी। सो जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो इसके लिए हम जो है वो राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करते हैं। ये जो हमारा रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करेंगे। तो यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी। वेक्टर ए को मैं ड्रॉ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल इस तरह से, और वेक्टर बी हमारे पास आ गया इस तरह से। अब अगर मुझे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, तो ए क्रॉस बी करने के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, और उसकी अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है तो देखो क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को हम टेल टू टेल के साथ जो है वो इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये बात समझ आई? यस सर। और इन दोनों के दरमियान जो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा होता है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम अपने राइट हैंड से जो है वो उसको अपने एंगल की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो मेरा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये बात समझ आई? यस सर। पेज नंबर 35 के ऊपर देखो, इसकी 3 डायमेंशनल डायरेक्शन बनी हुई है, वहां पर बिल्कुल इसी चीज की बात हो रही है ए क्रॉस बी की। सो ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं।
और राइट हैंड अप्लाई करने का क्या तरीका है कि ए क्रॉस बी है तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो ए से बी की तरफ मूव करेगी इन द शॉर्टेस्ट एंगल। तो जो मेरा थंब होगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैंने ए और बी को इसी तरह से जो है वो टेल टू टेल प्लेस कर दिया, और अब मैं बी क्रॉस ए जब फाइंड कर रहा हूं तो मेरे जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ नहीं होंगी, अब वो बी से ए की तरफ होंगी। तो जब मैं बी से ए की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो अब देखो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम आएगा, बट ये जो एरो थंब है मेरा, ये थंब मेरा पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले डायरेक्शन इस तरफ आ रही थी, अब डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होंगे, इन दोनों के जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ओके सर। तो फिर सर ये मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और जब इनका जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो काइंड ऑफ सी के, या फिर अगर हम लोग आई जे के में देखते हैं तो ये के इक्वल होता है। के इक्वल नहीं होगा, तो आधी बात तुम्हारी सही है, के इक्वल नहीं होगा, के की डायरेक्शन में होगा। ओके सर। देखो अब मैं एक और आसान करके बता देता हूं। अगर हमने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मेरे पास आंसर आया एक वेक्टर सी, ठीक है। सो जो सी की डायरेक्शन होगी, सी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये जो वेक्टर सी होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके सर। अच्छा, इसी तरह से जब हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालते हैं तो अब जैसे हमने देखा कि ए क्रॉस बी में हमारे पास डायरेक्शन थंब की इस तरफ आ रही है और बी क्रॉस ए में मेरे पास डायरेक्शन थंब की इस तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों केसेस में वेक्टर सेम है, बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करने से मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा, वो डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, या फिर इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, डू नॉट कम्यूट। ये प्रॉपर्टी समझ आ गई? यस सर। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में कहा था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, बट इन दिस क्रॉस प्रोडक्ट केस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर डायरेक्शन का फर्क होता है। सो इसको हम जो है वो मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, बिकॉज जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो वो बराबर होगा ए बी साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इसी तरह से जब मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो वो बराबर होगा वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड वेक्टर का दोनों बराबर होंगे, बट इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। तो यहाँ जो नेगेटिव साइन मैंने लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट कि दोनों जो वेक्टर्स हैं, बोथ वेक्टर्स आर ऑपोजिट। ये दोनों जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। ओके, सो यहाँ पे पिछले वाले पेज पे जो है वो मैंने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रूल भी लिखा था, तो इस रूल को भी याद रखना। ये राइट हैंड ग्रिप रूल कहलाता है और उसको यूज किस तरह से करते हैं वो भी मैंने समझाया। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जैसे मैंने कही कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट नहीं करते, क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट कम्यूट। और कम्यूट का मतलब जो है वो अभी भी मैंने बताया, हम प्राइमरी क्लासेस के अंदर भी देख चुके हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते, बट ऑल्दो
दे आर इक्वल टू, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों जो वेक्टर्स होंगे इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होंगी। तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इनके जो डायरेक्शन है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? यस सर। ओके, देन दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then their magnitude is maximum। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इट्स मीन दैट अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा। कैसे आएगा? बिकॉज हमने पढ़ा था दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी that is equal to magnitude of A, magnitude of B and sin theta with unit vector n। So theta अगर 90 डिग्री हो, theta is equals to 90 degree, then sin 90 is equal to 1। sin 90 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। तो फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में एक यूनिट वेक्टर। तो 90 डिग्री पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो अगर 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि आई, जे और के ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आई का डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ लूं या फिर जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ या फिर आई का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इनका आपस में एक दूसरे से तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। क्लियर है ये बात? फिर हमने पिछले स्केलर और वेक्टर में पढ़ा था कि जब आई और आई का लेते तो 1 होता है, यहाँ पे अपोजिट है। हाँ बिल्कुल सही है। वहां हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था और डॉट प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर्टी ये थी कि अगर पैरेलल वेक्टर्स हो, सेम डायरेक्शन में हो वेक्टर्स, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आता है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आता है। तो आई, जे और के हमें पता है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर आएगा। ओके सर। ओके, देन हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। अगर पैरेलल वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है हमारे पास और इस डायरेक्शन में ही वेक्टर बी है। तो अब अगर मैं ए क्रॉस बी कैलकुलेट करूंगा तो ए क्रॉस बी हमारे पास 0 के बराबर आएगा। और वो क्यों 0 के बराबर आएगा? बिकॉज ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, और पैरेलल का मतलब होता है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। इसलिए हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है पैरेलल वेक्टर का वो हमेशा 0 के बराबर आता है। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, सो पैरेलल वेक्टर में हम ये भी कह सकते हैं कि आई और आई हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जे वेक्टर और जे वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं और के वेक्टर ये यूनिट वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। तो इन तीनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। ओके सर। ठीक है, सो
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए एक्स आई कंपोनेंट प्लस ए वाई जे कंपोनेंट एंड ए जेड जिसका ये आ गया के कंपोनेंट। इसी तरह से हम ले लेते हैं वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा बी एक्स आई कंपोनेंट प्लस बी वाई जे कंपोनेंट प्लस बी जेड के के। ये दो वेक्टर्स हमारे पास आ गए। अगर हमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है सो हम इन वेक्टर्स को एज इट इज लिखते हैं ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। सिमिलरली वेक्टर बी आ जाएगा बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। सो जैसे कि मैंने कहा अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो मल्टीप्लाई करते वक्त हम जो है वो इस टर्म को इस टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन समझ आई? सर। मल्टीप्लिकेशन ये समझ आ गई? यस सर। ओके। सो जब हम आई वाले कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? आई को आई से करेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा, ठीक है। और बाकी ये दो टर्म्स आ जाएंगी ए एक्स आई मल्टीप्लाई बाय बी वाई जे प्लस और मेरे पास आ जाएगा ए एक्स आई प्लस बी जेड के। ये दो टर्म आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से ए वाई जे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसके साथ करूंगा, फिर इसके साथ करूंगा, तो अब मेरे पास कौन सी टर्म 0 आएगी? जब हम लोग ए वाई जे और बी वाई जे को करेंगे। हाँ, तो मेरे पास जे और जे वाली टर्म 0 आ जाएगी। यस सर। ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं आगे वो प्रोडक्ट करके नहीं दिखा रहा, जैसे मैंने जो बात अभी दो में बताया, इसी तरह से जब हम ये करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई करने के बाद वो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर का आई कंपोनेंट प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ये हो जाएगा जे कंपोनेंट प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये हमारे पास हो जाएगा इसका z कंपोनेंट। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बनेगा अगर हमें जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। बट इस फॉर्मूले को देख के जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, इसका एक सिंपलर फॉर्मूला है जो कि हम एक्चुअली में अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे नहीं। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? सर आप ये वाला जो आपने बताया इसके बारे में कि इसका क्या रिजल्ट है तो वो रिपीट कर दें। ओके। मैंने देखो ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा था उस मल्टीप्लिकेशन को मैंने फर्दर सॉल्व नहीं किया कि मैं फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूं फिर दूसरे को अगली 2 से। तो इस तरह टोटल हमारे पास 9 टर्म्स आ जाएगी और उन 9 टर्म्स में से मेरे पास 3 टर्म्स जो है वो 0 हो जाएगी। आई क्रॉस आई वाली टर्म 0, जे क्रॉस जे वाली टर्म 0 और के क्रॉस के वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो टोटल 6 टर्म्स बची। उन 6 टर्म्स को आपस में रीअरेंज करके ए क्रॉस बी के लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। इसी तरह का फॉर्मूला जो डॉट प्रोडक्ट के लिए किया था, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, वहां पे हमने फॉर्मूला किया था प्रीवियस पेज के ऊपर ही 33 पे प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखो, पेज नंबर 33 पर प्रॉपर्टी नंबर 5। तो वहां हमने जिस तरह से एक फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। इसको हम एक्चुअली में अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई करना बहुत आसान है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके कराता हूँ, उससे समझ आ जाएगा। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास आया है इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, बस ये हमने ड्राइव कर दिया। इसकी एक सिंपलर फॉर्म है जो एक्चुअली में हम अप्लाई करेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो फाइनल प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि जब हम ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी और हमारे पास एक आंसर आ जाता है वेक्टर सी। सो वेक्टर सी का एक तो मैग्नीट्यूड मौजूद है बिकॉज सी जो है वो एक वेक्टर है। सो इस सी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड भी होगा और सी वेक्टर की जो है वो एक डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन के बारे में अभी मैंने बताया कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगी सी की, राइट हैंड ग्रिप रूल। right hand grip rule से that vector C is perpendicular to vector A and B। ये बात समझ आ गई? यस सर। और मैग्नीट्यूड बराबर होता है वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये बात भी समझ आ गई? यस सर। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को एक्चुअली ग्राफिकली जो है वो हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट जो कि प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखा हुआ है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सी will be equal to area of the parallelogram formed by vector A and B। तो इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि क्या मतलब है इसका। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं वेक्टर A और एक ये वेक्टर है वेक्टर B। हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं ए क्रॉस बी और ख़ास तौर पे इस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। सो मैंने इन दोनों वेक्टर्स ए और बी को टेल टू टेल जो है वो आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद इन दोनों को यूज़ करके मैंने एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। सो मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ। ए का ऑपोजिट वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। सिमिलरली बी का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया और इस पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा हमारे पास ये पूरा एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। क्लियर है बात? सर ये एरिया और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल कैसे हुए? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिस तरह हम नहीं मोशन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन करते थे। स्पीड और वेलोसिटी और टाइम के दरमियान अगर ग्राफ हो और उस ग्राफ से जब हम एरिया कैलकुलेट करते थे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती थी, हम स्लोप कैलकुलेट करते थे तो एक्सेलरेशन आ जाती थी। बिल्कुल इसी तरह से वेक्टर ए और बी से जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो असल में सी का मैग्नीट्यूड होगा। ओके सर। ठीक है, सो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल क्या है, जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज द वर्क डन, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और कॉमन सी एग्जाम्पल है, ये कहलाता है टॉर्क। टॉर्क असल में इक्वल होता है आर क्रॉस एफ के, जिसमें आर जो है वो मोमेंट आर्म होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। एफ जो है वो फोर्स है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एफ इज द फोर्स और आर जो है वो असल में मोमेंट आर्म है। तो हमें कैसे पता चला कि ये जो टॉर्क है वो आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता था, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है अभी मैं एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक रॉड है और ये जो रॉड है ये इस पॉइंट से जो है वो फिक्स्ड है। ये वाले पॉइंट को हमने जो है वो फिक्स कर दिया, यहाँ से मूव नहीं हो सकती। सो अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करूं तो फोर्स से क्या ये रॉड रोटेट होगी या नहीं होगी? होगी। रोटेट हो जाएगी ना।
और मोमेंट आर्म की डेफिनेशन पता है क्या होती है? सर क्या होती है? सर नहीं पता है मुझे। नहीं पता तो ये देख लो, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है और ये फोर्स है। सो यहां से लेके यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है ये मोमेंट आर्म कहलाता है, आर, और ये हमारी है फोर्स। अब मुझे एंगल देख के बताओ आर और एफ के दरमियान क्या एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। सो आर 90 डिग्री है एफ के साथ, तो तुमने क्या कहा, ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब मैं ये करता हूं, उसके ऊपर एक और फोर्स लगाता हूं, और फोर्स की डायरेक्शन अब इस तरह से। अब मुझे बताओ कि क्या ये रॉड रोटेट होगी? नो सर। नहीं होगी। टॉर्क विल नॉट प्रोड्यूस, इसका मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होने का मतलब है टॉर्क मैक्सिमम है, और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होने का मतलब है टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। सो अब मुझे बताओ, ये जो ब्लैक से मैंने फोर्स बनाई थी, तो यहाँ आर और एफ के दरमियान क्या रिलेशन था, क्या डायरेक्शन थी आर और एफ की? ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, या फिर एंगल हम कह सकते हैं कि इट इज 0 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये पैरेलल है, और ये जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। इसी दो एग्जाम्पल को जो है वो, इसी दो एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करो। मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ कि जिस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज जीरो। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो प्रोडक्ट उनका जीरो आए, और यहाँ हमने पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। तो ये जो मैंने एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है कि परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो टॉर्क है, प्रोडक्ट है, मैक्सिमम आ रहा है। जब पैरेलल है तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब है जो प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है टॉर्क, ये बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट। बल्कि हम यहाँ एरो पे ही मार्क कर देता हूं मैं कि जो प्रोडक्ट हमारे पास लिया हुआ है इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। और इसीलिए हमने कहा क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी उसको फॉलो कर रहा है। एग्जांपल समझ आ गई? यस सर। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास गिवन है फोर्स की। फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज एंड v क्रॉस b, where v is the velocity and b is the magnetic field। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि F जो है वो हमारे पास फोर्स है, Q जो है वो हमारे पास चार्ज है, V हमारे पास वेलोसिटी है, और B हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाला फॉर्मूला जो है वो अभी तुमने नहीं पढ़ा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ लिया था। ये फॉर्मूला एक्चुअली हमारे पास आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ जो फोर्स है, ये फोर्स असल में जो है वो एक मैग्नेटिक फोर्स है। इट इज द मैग्नेटिक फोर्स। इसका छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। सो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और यहाँ अगर हमने कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है परपेंडिकुलर, सो इसमें से गुजरने वाले जो चार्ज हैं, जो चार्ज इसके अंदर से इस डायरेक्शन में गुजर रहे हैं, इन चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये एक्चुअली के अंदर ये वाली फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स मैक्सिमम लगती है। और अगर इसी को मैं कुछ इस तरह से प्लेस कर दूं, नॉर्थ और साउथ पोल्स के दरमियान ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और मैं कंडक्टर को इस तरह से प्लेस कर दूं, तो अगर चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती, जब चार्ज इस तरह से मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो परपेंडिकुलर के केस में अगेन मैक्सिमम फोर्स,
और पैरेलल के केस में जो है वो 0 फोर्स। सो अगेन ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, इसीलिए दिस फोर्स इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क है। टॉर्क को मैं अभी स्टार्ट नहीं करता, एक मैं एग्जांपल ले देता हूं जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं सर सिखा मेरी देता हूँ। अभी एक जगह मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, पहले मैं इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।